जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप लोगों का एक बहुत ज्यादा कमेंट में सवाल आ रहा था कि सर अनसेट रैनन पर वीडियो बनाएं, सर अनसेट रैनन पर वीडियो बनाएं और उसमें थोड़ा डीप करके यानी कि गहराई से आप क्या करें सर, हमें उनके बारे में बताएं। तो क्लास तो हमारी जो चल रही थी वो किस पे चल रही थी, भूगोल पे चल रही थी, लेकिन मैं उसको आज के लिए मैं ब्रेक करता हूं और आज पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनसेट रैनन के बारे में। तो ये व्यक्ति के बारे में बात करें तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, मैं इसके बारे में बात करता हूं। और ये जो क्वेश्चन है अनसेट रैनन कौन है और अनसेट रैनन के द्वारा जो राष्ट्र क्या है उसका जो व्याख्यान किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, हर साल आपको पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और अगर आप ये क्लास को पीछे भी नहीं देखे हो तो उसको भूल जाओ और इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जितने भी सारे पॉइंट्स हो सकते थे अनसेट रैनन के प्रति और अनसेट रैनन के राष्ट्रवाद के प्रति और उसके विचार के प्रति, मैंने सारा का सारा पॉइंट जो है मैंने इस वीडियो पे मैंने सारा का सारा भर दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज के मोटिवेशनल कोट पे बात करता हूं कि बरसात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि बरसात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए, मेरे रसगुल्लो गौर से सुनना, कि शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चढ़ना पड़ता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ मेरे शेर शेरनियों, इतिहास में कभी वो चर्चित नहीं हुआ। तो अगर कभी आपको इतिहास में चर्चित होना है तो आपको संघर्ष रूपी जो पहाड़ है उसको पार करना ही पड़ेगा। और एक कहावत है ना कि लक्ष्य को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने लक्ष्य को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर और बोल दे उस किस्मत को, दम है तो इसे मिटा के दिखा। तो आज के टॉपिक पे मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अनसेट रैनन के बारे में। और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर आपके प्रीतम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देनी है और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि इस टाइप के जो रिलेटेड वीडियो है वो आपको बारी बारी से क्या हो सके, मिल सके। तो पहले मैं बात करता हूं अनसेट रैनन के बारे में। तो समझिएगा अनसेट रैनन कहां के थे। सबसे पहला सवाल आता है कि सर अनसेट रैनन कौन था। तो ये एक व्यक्ति था और ये जो व्यक्ति है ये फ्रांस के रहने वाले थे। और ये मैं बोल सकता हूं कि फ्रांस के एक महान दार्शनिक थे। तो यहां से मेरे रसगुल्लो क्वेश्चन आप लोग के मन में आता होगा कि सर आप बताएं कि दार्शनिक का मतलब क्या होता है। क्या होता है दार्शनिक का मतलब क्या होता है। तो दार्शनिक का अर्थ होता है जैसे कि हाथ दिखाने वाले होते हैं ना, हाथ देखने वाले होते, वो लोग आपके हाथों की लकीर को पढ़कर बता सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो उसी तरह जो दार्शनिक होते हैं वो अपने क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए ये बता देते हैं कि आगे जाके क्या होगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि राष्ट्र के प्रति सोच रखने के लिए या राष्ट्र के प्रति अपने विचारों को प्रकट करने वाले लोगों को ही क्या कहा जाता है मेरे रसगुल्लो, दार्शनिक कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि अनसेट रैनन किस देश के थे, तो आप क्या बोलोगे कि अनसेट रैनन मेरे सर जी, मेरे गुरुजी, वो कहां के थे, फ्रांस के थे। यहां तक बात करें तो अनसेट रैनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अगर मैं इनका जन्म का बात करूं मेरे रसगुल्लो, तो इनका जो जन्म था वो 1823 में हुआ था। कब हुआ था, 1823 में हुआ था। और जो मैंने इसका पहला वीडियो लिया था इसमें मैंने थोड़ा बाय मिस्टेक मैंने गलती कर दिया था कि इनका जन्म मैंने 1823 ना बोलकर थोड़ा मैंने 32 बोल दिया था। तो उसके लिए मैं हो चुका है गलती, तो मैं इसको फिर से मैं शुरू करता हूं। बोला गया है ना कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो इसका अगर जन्म का मैं बात करूं, किसका, मैं अनसेट रैनन के जन्म का बात करूं, तो इनका जन्म 1823 में हुआ था। तथा अगर मैं इनकी मृत्यु का बात करूं मेरे रसगुल्लो, तो मृत्यु जो है वो 1892 में हुआ था। तो यहां से दो तरह के जो क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो पूछे जाते हैं। एक तो इनका जन्म 1823 में और मृत्यु 1892 में। ये जो दो क्वेश्चन है वो आपको हर बारी जो है एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि अनसेट रेनन का जन्म कब हुआ तो आप क्या बोलोगे? 1823 में। और इसकी मृत्यु का मैं बात करूं तो 1892 में। तो यहां तक हम लोगों ने कहां का निवासी है और वो जन्म कब लिया और वो मरा कब, इस तक इन सारी चीजों के बारे में हमने वार्ता कर लिया। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके आगे कि सर आप मेरे को बताएं, क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि गुरुजी मुझे आप ये बताएं कि किस कार्य के कारण अनसेट रेनन फेमस हुआ। आपका सवाल क्या है कि गुरुजी मुझे यह बताएं कि अनसेट रेनन किस कार्य के कारण क्या हुआ? फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना, अगर मैं कार्य का बात करूं तो इन्होंने 1882 में, कब का बात है? 1882 में, मैं डेट बोल रहा हूं, 1882 में एक जगह था, उस जगह का नाम है सोमन विश्वविद्यालय। क्या नाम है? सोमन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सोमन विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया कि राष्ट्र के प्रति उन्होंने अपनी समझ को लोगों के पास प्रस्तुत करने का काम किया। समझेगा रसगुल्लो, यही सब पॉइंट शुरू होता है कि अनसेट रेनन ने क्या किया? 1882 में सोमन विश्वविद्यालय गए और सोमन विश्वविद्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, यानी कि फ्रांस के बहुत सारे लोग थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र के प्रति उनकी जो विचारधारा है, मैंने पहले बोला कि दार्शनिक अर्थ क्या होता है? अपना विचारधारा को बताने का, अपने हिसाब से। तो इन्होंने क्या किया कि राष्ट्र के प्रति जो उनकी विचारधारा है वो लोगों के समक्ष उन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। तो यहां तक तो उन्होंने काम क्या किया कि सोमन विश्वविद्यालय में अपने राष्ट्र के प्रति जो उनकी सुझाव है उनको प्रस्तुत करने का काम किया। तो बोर्ड आपका यहां से क्वेश्चन बना के देते हैं मेरे रसगुल्लो कि अनसेट रेनन में सन कितना में क्या क्या था कि राष्ट्र की विचार को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो मेरे रसगुल्लो आप आंसर क्या दोगे? सर मेरे गुरुजी वो डेट है 1882। लेकिन मेरे रसगुल्लो कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि 1882 में राष्ट्र के विचार के बारे में लोगों को किस स्थान पर अनसेट रेनन ने उनको बताया, अपने सुझाव को प्रकट किया, तो मेरे रसगुल्लो आप क्या बताओगे? सर सोमन विश्वविद्यालय में। कहां? सोमन विश्वविद्यालय में। यहां तक तो बात क्लियर है। तो समझिएगा कि ये जो उन्होंने अपनी प्रस्तुति को बस या वही मैं बोल सकता हूं कि लोगों के सामने बोल दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने बोला तो इस प्रस्तुति के कारण, या मैं बोल सकता हूं कि राष्ट्रवाद के लिए अपने विचार के कारण कुछ घटना घटा। वो घटना क्या था कि इन्होंने जो कुछ बोला वहां पे जितने भी मैं बोल सकता हूं कि लोग थे उन्होंने सुना, वहां पे बहुत सारे पत्रकार भी थे उन्होंने भी सुना, और बहुत सारे लेखक थे उन्होंने भी सुना, बहुत सारे इतिहासकार थे उन्होंने भी सुना। तो उन्होंने क्या किया कि इनकी जो राष्ट्र के प्रति जो व्याख्यान था उस व्याख्यान को एक निबंध का रूप दे दिया, और ये आगे जाके ये निबंध क्या हो गया कि बहुत रूप से प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ? बहुत मैं बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो मैंने क्या बोला मेरे रसगुल्लो कि जब 1882 में सोमन विश्वविद्यालय में राष्ट्र के प्रति इन्होंने अपनी प्रस्तुति या अपनी समझ को जब लोगों के समझ प्रस्तुत किया, तो फिर कुछ दिनों के बाद वहां के कुछ इतिहासकारों ने क्या किया कि उनकी व्याख्यान को एक निबंध का रूप दे दिया। क्या किया? एक निबंध का रूप दे दिया, और वो जो निबंध था बाद में एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में क्या हो गया? क्या हुआ? पूरे क्षेत्र में फैल गया। तो ये इसी कारण से अगर कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि अनसेट रेनन किस कारण से प्रसिद्ध हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि अनसेट रेनन का वो व्याख्यान जिसमें उन्होंने राष्ट्र क्या होना चाहिए इसके बारे में लिखा। तो अभी बात था कि निबंध जो है, इस निबंध में क्या था। तो पहले मैं निबंध के शीर्षक का बात करता हूं जिसको हम लोग हेडलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो? हेडलाइन। तो ये जो निबंध था उसके शीर्षक में लिखा था राष्ट्र क्या है। क्या लिखा हुआ था? राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र क्या है इस तरह का एक शीर्षक से इनकी जो व्याख्यान था उसका क्या हो गया? एक निबंध के रूप में विमोचित किया गया, या उसको क्या क्या प्रकाशित किया गया। तो कभी क्वेश्चन यहां से आएगा कि अनसेट रेनन का जो प्रसिद्ध निबंध है उसकी हेडलाइन या उसका शीर्षक क्या था या क्या है। तो मैं रसगुल्लो आप क्या बताओगे? राष्ट्र क्या है। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूं। तो निबंध जब भी लिखा जाता है या जब इन्होंने अपने विचार को प्रकट किया, तो
कुछ लोगों को आलोचना में रखकर या उनकी बुराई करके या उनके कमियां निकालकर क्या किया गया था कि राष्ट्र क्या है या राष्ट्र के प्रति जो उनका सुझाव था उसके बारे में उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली क्या किया कि व्यंग कर दिया। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर मैं आपको समझा रहा हूं कि आंसर रणन क्या है तो मैं इसमें आंसर रणन के बातों को लेकर आपको समझा रहा हूं। तो आंसर रणन ने जब राष्ट्र क्या है इस तरह का परिभाषा सौवन विश्वविद्यालय में 1882 में दिया में रसगुल्लो, तो इन्होंने जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के बातों को गलत साबित करने के लिए कि कुछ लोगों की जो विचारधारा था कि राष्ट्र क्या है उनके बातों को गलत करते हुए इन्होंने क्या किया, अपने विचारों को रखा। तो यहां एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, मेरे रसगुल्लो जवाब देना कि निबंध में किन लोगों का या मैं बोल सकता हूं किन बातों का आलोचना किया गया होगा। मैंने क्या बोला कि निबंध में ये जो प्रसिद्ध जो व्याख्यान था किसका, आंसर रणन का, तो उन्होंने जब राष्ट्र होना चाहिए उसका जब उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए तो किसी ना किसी लोगों के बातों का खंडन क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि इतिहास को ऐसे पढ़ना चाहिए, तो अगर आपको मेरे बातों को गलत लगा होगा तो आप क्या बोलेगा, सर इतिहास को इस तरह से नहीं, इतिहास को ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। तो आप मेरे बातों को सुधार करोगे, मेरे कमियों का गलतियों को सुधार करोगे। तो आंसर ने क्या किया कि कुछ लोगों के विचारों को आलोचना करते हुए या कुछ लोगों के विचार का आलोचना करते हुए उन्होंने राष्ट्र क्या है इसके बारे में दिया। तो अब मेनली यहां पे बात था कि आंसर ने किन किन चीजों का आलोचना किया। तो आंसर के द्वारा उन लोगों का आलोचना किया गया जिसका मानना था कि राष्ट्र क्या होना चाहिए। उनका मानना था कि राष्ट्र खाली एक समान भाषा वाला होना चाहिए जिसमें एक ही भाषा बोला जाए, साथ में उसमें एक ही नस्ल के व्यक्ति होना चाहिए या एक ही धर्म के लोग होना चाहिए। अगर ऐसा कोई क्षेत्र बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, राष्ट्र बोल सकते हैं। ये किसने बोला था, ऐसे लोग जिनको ये राष्ट्र लगता था, लेकिन आंसर ने इस बात को नहीं बोला। ये जो समान भाषा वाला, समान नस्ल वाला, समान धर्म वाला जो क्षेत्र का बात किया लोगों ने, इसी के बातों को क्या किया, आंसर ने खंडन किया और इन्होंने अपना एक राष्ट्र का परिभाषा परिभाषित किया। मैंने क्या बोला कि लोगों का जो विचारधारा था, क्योंकि मैंने बोला कि निबंध में आलोचना किया गया है, तो किन लोगों का आलोचना किया गया है, तो ऐसे लोगों का आलोचना किया गया है जिनका माइंडसेट ये था कि जो राष्ट्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक समान धर्म के लोगों का राष्ट्र होना चाहिए, एक समान भाषा वाले लोगों का राष्ट्र होना चाहिए, एक समान नस्ल वाले लोगों का क्या होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए। ऐसे जब लोगों ने बोला तो आंसर ने क्या किया, इनके बातों का खंडन किया और खंडन करते हुए अपना राष्ट्र कैसा होना चाहिए या राष्ट्र क्या होना चाहिए इसका परिभाषा आंसर ने दिया। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना, अब जो मेनली टॉपिक है उस पे आता है। आपका एक क्वेश्चन भी है आपके बुक में कि आंसर का राष्ट्र का परिभाषा क्या दिया था। आंसर ने राष्ट्र की परिभाषा में क्या बताया था और उन्होंने क्या दिया था। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर के राष्ट्र की तरफ कि आंसर ने जो सौवन विश्वविद्यालय में 1882 में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने राष्ट्र के बारे में क्या कहा था। तो आंसर ने कहा कि राष्ट्र केवल समान भाषा या समान नस्ल या समान धर्म का क्षेत्र नहीं होता है, ये एक लंबे प्रयासों का क्षेत्र होता है, ये एक त्याग का और निष्ठा का चरम बिंदु होता है जिससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला कि आंसर का मानना था कि राष्ट्र केवल समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म या समान क्षेत्र से नहीं बनता मेरे गुरुजी। जो राष्ट्र है मेरे रसगुल्लो, वो राष्ट्र लंबे प्रयासों से, त्यागों से और निष्ठा के चरम बिंदु, यानी कि लोग अंतिम समय तक क्या करेंगे, त्याग करेंगे। गांधी जी अंतिम सांसों तक देश के लिए लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस अंतिम सांसों तक, भगत सिंह अंतिम सांसों तक। तो उसी तरह जब तक आप निष्ठा का जो आपको देश के लिए जो चाहिए, आप मर मिटने वाले तक का काम ना करो, तब तक एक राष्ट्र नहीं बनता है। देख लो भारत का क्या हाल है। अब जानते हो ना भारत कैसे आजाद हुआ, मैंने उसका चैप्टर भी लिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद, आप देख सकते हो। तो एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि शौर्य, वीरता से युक्त एक अतीत भी होता है।
अब देख लो, हमारे देश में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास गांधी जी और गांधी जी से तमाम लोगों ने लंबा लंबा अथक लड़ाई लड़ा, अपना प्रयास किया और देश के प्रति पूरा समर्पण हो गया, पूरा निष्ठा के भाव से क्या क्या लड़ाई लड़ा। और उसके बाद जब लड़ाई लड़ा तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि उनकी जो शौर्य और वीरता था, उनका एक इतिहास पीछे हमारे अभी भी मौजूद है। तो उस तरह का एक इतिहास होना चाहिए। साथ में जो भी राष्ट्र बनेगा उसमें कई महान पुरुषों के नाम क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और उनके गौरव होते हैं, तभी जाके एक राष्ट्र का निर्माण होता है मेरे रसगुल्लो। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि अनसर्टेन ने राष्ट्र के बारे में क्या परिभाषा दिया, तो अब बस इतना भी लिखोगे कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है जी। इसमें शौर्य वीरता से युक्त एक अतीत होता है तथा महान पुरुषों के नाम और उनका गौरव क्या होता है ये एक राष्ट्र बनता है। तो यहां तक तो नंबर दे देगा, लेकिन मैं इसके और अंदर जाता हूं जो आपका डिमांड था। तो ये जो अनसर्टेन ने इस तरह का एक लाइन बोला, परिभाषा दिया, ठीक है। तो ये जो परिभाषा था, उनका मानना था कि केवल यह एक सामाजिक पूंजी है। क्या एक सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र क्या होता है, एक राष्ट्रीय विचार का मैं बात करूं, किसका, एक राष्ट्रीय विचार का क्या होता है, एक आधार बनता है। बात को समझिएगा रसगुल्लो। यहां से मेन जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरवल, ठीक है, वो शुरू होता है, यहां से क्लाइमेक्स शुरू होता है, यहां से जैसे ना पिक्चर में मारपीट, वो वाला कांड जहां से बड़ी मजा आता है आपको चीजों को देखने में। तो यह एक सामाजिक पूंजी है। बात को समझिएगा कि ये जो था एक राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इसमें शौर्य वीरता से युक्त एक अतीत होता है और महान पुरुषों का नाम होता है। ये क्या है, एक आधार है जिस पर हम राष्ट्र का रूपरेखा खींच सकते हैं। इनका मानना था कि ये जो सारी चीजें मैंने बोला, ये केवल एक आधार है जिससे हम किसी राष्ट्र के बारे में कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो मेरे बहुत से ऐसे रसगुल्ले होंगे जो मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो आधार है। तो हम लोगों ने यहां तक तो बातें देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्र की क्या शर्तें होती हैं, यानी कि अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र के भीतर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये तो हम लोगों ने एक राष्ट्र का रूपरेखा देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्र के अंदर क्या होना चाहिए। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना कि पहला बात कि इसमें जो भी अतीत बना, जो भी हमारा गौरवशाली अतीत बना, वो गौरवशाली अतीत में मैं बोल सकता हूं कि सबका समान गौरव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक जन का ज्यादा ना होना चाहिए या किसी एक जन के बलिदान को स्वीकार करना चाहिए और बाकी जनों के बलिदान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहां पे बोला कि राष्ट्र में एक गौरवशाली अतीत होता है और उसमें कुछ महान पुरुषों के नाम होते हैं। तो उन महान पुरुषों के नाम में जितने भी लोगों ने बलिदान दिया, उनके सभी लोगों के बलिदान को बराबर तरीके से आंका जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान जो है किसके द्वारा बताया गया, तो अनसर्टेन के द्वारा बताया गया। साथ में वर्तमान समय की इच्छा के अनुसार जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए कि सबकी इच्छा को समान मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस तरह से हम लोगों ने फ्रांस में देखा था कि पादरी वर्गों को ज्यादा अहमियत दिया जाता था, है ना, तो ऐसा नहीं, जो भी लोग हैं उस क्षेत्र में सबकी इच्छा को समान मानना चाहिए। ये इनका दूसरा था। साथ में अगर कोई देश या कोई राष्ट्र बनता है तो उसका एक संकल्प होना चाहिए कि वो किस तरह से देश की जनता पे काम करेगा, वो या फिर वो अपने देश की जनता के लिए क्या क्या कर पाएगा। यहां तक बात क्लियर है। साथ में क्या होना चाहिए कि जो भी लोग उस राष्ट्र के अंदर रहेंगे, जो भी लोग उस राष्ट्र के अंदर रहेंगे, उनको साथ मिलकर बड़े बड़े जो महान काम होते हैं उनको करना होगा और साथ में उनको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ये उनकी और एक मैं बोल सकता हूं कि राष्ट्र में क्या होना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, इनका वो मांग था। साथ में उनका बोलना था कि जो भी हम लोग महान महान काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो महान काम बस हम लोगों ने एक बार किया और हम लोग वो काम भूल गए। जो भी हम लोगों ने काम किया मेरे रसगुल्लो, वो काम क्या होना चाहिए कि वो काम और करना चाहिए और साथ में काम को करने की सबकी इच्छा होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीजें दिखी जा रही है तो वास्तव में वो एक राष्ट्र है, अन्यथा वो एक राष्ट्र नहीं है। सोच के देख सकते हो, लोगों की यह विचार था कि राष्ट्र एक समान भाषा वाला, समान जाति यानी कि समान नस्ल वाला, समान धर्म वाला क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन अनसर्टेन ने यहां पे उन सभी लोगों को उस राष्ट्र में समाहित कर दिया, चाहे वो
चाहे वो समान भाषा बोलते हो या नहीं, चाहे वो समान धर्म के हो या नहीं, चाहे उनकी जाति जो है वो समान है या नहीं। तो इस तरह का जो था किसने, 68 रन ने राष्ट्र के बारे में बोला। तो हम लोगों ने राष्ट्र का एक हम लोगों ने क्या देखा, रूपरेखा देखा, एक हम लोगों ने आधार देखा। फिर हम लोगों ने राष्ट्र का अगर निर्माण करेंगे तो उसमें क्या क्या शर्तें होनी चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो उसमें हम लोगों ने अतीत में समान गौरव का होना चाहिए, सबके लिए बराबरी का बात हम लोगों ने देखा कि जितने लोगों ने बलिदान दिया सबका बराबर का हक होना चाहिए, पहला। वर्तमान में जो भी इच्छाएं हैं पूरे जनता की, सबकी इच्छाएं बराबर होनी चाहिए। जितने भी धर्म के लोग हैं या जितने भी जाति के लोग हैं सबकी इच्छा समान होनी चाहिए। देश का एक संकल्प होना चाहिए और सभी लोग साथ मिलकर बड़े बड़े महान काम जो है उसको करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। और ये काम जो है वो एक बार करके नहीं रुकना है, वो काम जो है वो बार बार करना है। ऐसी तरह का देश का एक साथ होना चाहिए। लेकिन अगर देश का अस्तित्व का बात करें कि ये सारा तो सर काम हो गया, मान लो हम लोगों ने ये सारा काम किया और एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया, लेकिन गुरुजी मेरे को ये बताएं, क्वेश्चन आपके पास आएगा कि गुरुजी हम लोगों ने ये सारा काम कर दिया, लेकिन वास्तव में अगर ये सारा काम कर रहे हैं तो वो देश का जो अस्तित्व है या जो राष्ट्र बना उस राष्ट्र का अस्तित्व मेनली किस पर टिका हुआ है। तो अगर राष्ट्र के अस्तित्व का बात करें मेरे रसगुल्लो, तो ध्यान देना कि राष्ट्र का जो अतीत है, मैं बोल सकता हूं कि राष्ट्र की जो बड़ी और जो व्यापक एकता है ना उस पर टिकी है। यानी कि जो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग और अलग अलग जाति और अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं उनकी जो व्यापक एकता है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, उस पर क्या होता है कि देश का अस्तित्व टिका होता है, पहला बात। और दूसरा चीज कि जो भी कुछ काम किया जाएगा देश में जो भी कुछ काम किया जाएगा, सारा का सारा जो काम होगा वह जनमत संग्रह पर टिका होगा। किस पे टिका होगा? जनमत संग्रह पर टिका होगा। तो अब आपके मन में और एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जनमत संग्रह क्या है? तो मेरे रसगुल्लों में आपको इस वाले क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आप लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर ये जो जनमत संग्रह क्या है मैं यहां पे वो सारी बातों को करूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जनमत संग्रह के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जनमत संग्रह क्या होता है मेरे रसगुल्लो? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया होती है, या मैं ऐसे बोलूं कि एक प्रत्यक्ष, यानी कि आप सीधा जाओगे और अपनी सहमति को जाहिर करोगे। जैसे कि अगर मैं कोई गलत कर रहा हूं तो आप क्या करते हो कि नीचे पे कमेंट बॉक्स होता है, सीधा कमेंट करते हो सर आपने ये गलत पढ़ाया या आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा नहीं लगता है। और वही चीज आप अपने दोस्त को बोलोगे कि सर को बोल दो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, तो आपने मेरे से डायरेक्ट ना संपर्क करके अपने दोस्त के शुरू से आपने क्या किया, मेरे से संपर्क किया। तो ये जो आपने किसी के थ्रू से किया वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष। और सीधा आप मेरे को बोलोगे तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जनमत संग्रह क्या होता है कि प्रत्यक्ष मतदान की क्रिया होता है जिसके जरिए किसी भी क्षेत्र के सभी लोगों से कोई भी एक प्रस्ताव होगा उसको स्वीकार करने के लिए या उसको अस्वीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए क्या हो जाता है? पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपका जब एज 18 साल से प्लस हो जाएगा तो आप अपने क्षेत्र के लिए जो भी लोग होंगे, खड़ा होंगे, उनको वोट डाल सकते हो, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि दो व्यक्ति खड़े हैं, एक ए नाम का व्यक्ति वोट पे खड़ा है, एक बी नाम का व्यक्ति वोट में खड़ा है। तो आप क्या करोगे कि आपका जो मन होगा, अगर आपको ए को वोट देने का मन होगा तो आप दे सकते हो। यानी कि अगर आपने ए को वोट दिया तो आपने बी को अस्वीकार किया, आपने ए को स्वीकार किया। तो मेरे रसगुल्लो, मेरा बोलने का मतलब है कि देश में जनमत संग्रह की प्रक्रिया होनी चाहिए जिसका बस एक ही सा मतलब होगा कि अगर राष्ट्र की जो शासक है अगर वो क्या कर रहा है, कोई भी प्रस्ताव, चाहे वो कानून हो जाए या देश को चलाने के लिए कोई नया तरीका अगर वो ढूंढता है तो उसको लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए, इसके बारे में उस देश के जितने, उस राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। ऐसा किनका मानना था? तो अंशेट रनन का मानना था। जैसे उस समय जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी चीजों का, उसके बारे में बात समझना कि अगर हम किसी देश का किसी देश में विलय कर रहे हैं, विलय माने मिलाना होता है। अगर आप लोगों ने क्लास 9 साइंस में पढ़ा होगा कि कोई ए नाम का कोई क्या था, कोई जैसे कि मान लो मैंने जल था और यहाँ पे मेरे पास चीनी है, तो जल और चीनी को मिला देंगे तो विलय का निर्माण होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं।
तो यानी कि कोई एक ए नाम का देश है, कोई बी नाम का देश है, दोनों को मिला दिया जाए। तो अगर आप बिना किसी से पूछे अगर आप उस दोनों देशों का विलय कर दोगे, दोनों को एक जगह डाल दोगे, तो उससे बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो लोग हैं उनके बीच में सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, और दंगा होने से फिर गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था पूरा डाउन हो जाएगा। तो अगर किसी देश का विलय कर रहे हो तो उन दोनों देशों के जनता से पूछो कि क्या दोनों को अलग, दोनों को मिलाकर एक नया देश बनाया जाए क्या। तो इस तरह का बात था। इनका मानना था कि अगर जैसे कि उस समय अगर किसी देश का विलय कर रहे हो तो जनता से पूछना अनिवार्य है, पहला बात। दूसरा बात कि किसी देश पे अगर आप कब्जा कर रहे हो या किसी देश पर आप शासन करना चाहते हो, तो उस देश पे जब आप शासन करोगे तो क्या करना पड़ेगा, उसके इच्छा के विरुद्ध का अगर आप शासन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा कि उस देश की जो जनता है उससे पूछना पड़ेगा कि वास्तव में आप मेरा शासन लेना चाहते हो या नहीं। अगर वो जनता चाह लेना, देखो बोल गया ना कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां से खड़े होगे सिंहासन वहीं से स्टार्ट होगा, तुम जहां बैठोगे सिंहासन वही बन जाएगा। तो अगर आप जनता के मन में वो छवि प्रकट कर दिए कि वास्तव में आप एक अच्छे राजा हो, तो कुछ भी हो जाए लोग आपको ही स्वीकार करेंगे। जैसे रामायण में पुरुषोत्तम श्री राम जी जब उनको कैकेयी के द्वारा वनवास को भेजा जाने लगा तो जनता जो थे उसके पूरी जो जनता थी उन्होंने पूरा विद्रोह किया, किसका, कैकेयी का। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दिक्कत था, क्योंकि राम की जो छवि थी वो जनता पे अच्छी थी। तो एंटरटेनमेंट का बोलना था कि आप जोर जबरदस्ती मत करो किसी क्षेत्र में, अगर आपको क्या करना है उस क्षेत्र पे कब्जा ही करना है और अपना शासन ही चलाना है, तो उस जनता के प्रति आपका क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, तब जाके आप शासन कर सकते हो। ऐसे दो बातें उन्होंने बोला जनमत संग्रह के अंतर्गत। तो कारण क्या था, तो उनका मानना था कि वास्तव में एक राष्ट्र का, ओनली केवल राष्ट्र का कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए इन दोनों चीजों में कि किसी देश का विलय कर लेंगे या क्या करेंगे, किसी देश के विरुद्ध जो कोई या किसी देश के जनता के विरुद्ध हम लोग क्या करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे। ये जो सारी चीजें होती है, या फिर देश का विलय करना या किसी देश पे शासन करना, ये पूरा किस पे कर दो, जनता के हाथों कर दो। यानी कि जाहिर सी बात है कि आंसर ने वोट का बात बोला, क्या बोला, वोट का बात बोला कि मत डालो और राजा बनाओ, सीधा सा बात है। साथ में क्या बोला, इनका और एक चीज मानना था कि ये तो मेनली हम लोगों ने देखा, तो ये जो दो कारण है कि वास्तव में उन्होंने क्यों बोला कि जनमत संग्रह पे देश चलना चाहिए, तो पहला तो कारण समझ में आ गया कि राष्ट्र की कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्या कारण था, इनका मानना था कि अगर पूरी दुनिया में, मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना, कि अगर पूरी दुनिया में केवल एक कानून है कि आपको बस शासन करना है, केवल एक कानून है और उसका केवल एक ही मालिक है, अगर कोई आदमी एक ही है जो कानून भी बना सकता है और वही उसका मालिक है, तो बोल सकते हैं कि उस क्षेत्र का जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो मेरे उसको बात को समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मान लो कि मैंने ए नाम का कोई क्षेत्र बनाया, इतना बड़ा मेरे पास क्षेत्र था। अब मैं ही यहां का कानून बनाने वाला आदमी हूं, तो मैंने एक ही कानून बनाया कि मैं क्या करूंगा कि इस क्षेत्र पे मैं शासन करूंगा, मैंने एक कानून बना दिया। साथ में मैं उस क्षेत्र का अकेला मालिक हूं जो मैं पूरे क्षेत्र को चलाता हूं, तो मेरे हिसाब से जो सही लगेगा मैं वही करूंगा, मैं किसी और लोगों को नहीं पूछूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैं क्या करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा जो क्लास 10 के मेरे बच्चे हैं उनको राजा कर दिया जाए, उनको 100 मार्क्स दे दिया जाए जो मेरे यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। अगर मैंने ऐसा बात बोल दिया तो क्या होगा कि बाकी हुए सारे बच्चे जो किसी और जगह से क्लासेस करते हैं उनका नुकसान होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन मेरा तो भलाई होगा, लेकिन भलाई तो आपका हुआ तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, जो सबका जो स्वतंत्रता का जो एक अधिकार दिया गया है कि सब अपने हिसाब से लिखेंगे और उस हिसाब से क्या मिलेगा, उनको नंबर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज का क्या हो जाता है मेरे बच्चों, लोप हो जाता है। तो वास्तव में आंसर का मानना था कि देश जो है पूरा जनमत संग्रह पे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जनमत संग्रह पे चलेगा तो देश की सारी जो जनता है वो किसी भी चीज को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि चलिए आज इस बार हम लोग पिकनिक करने के लिए, मैं उस क्षेत्र का राजा, मैंने बोल दिया कि पिकनिक करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, धनबाद में कोई एक एरिया हम लोग चले जाएंगे, तो आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आप क्या बोलोगे मेरे को, अगर आपको पसंद नहीं है, अगर नहीं है तो भी आप मेरे को कुछ नहीं बोल पाओगे। कारण क्या है कि वो
वो अधिकार मैंने आपको नहीं दिया है कि आप कुछ बोल पाओगे। लेकिन अगर ये अधिकार है कि आप बोल सकते हो तो जाहिर सी बात है कि आप अपने चीजों को चेंज करोगे, अपने हिसाब से उसको क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। बात का समझ में आ गया? पूरा जो बात था जनमत संग्रह के बारे में मैंने आपको क्या किया, बता दिया। ठीक है, तो बोला गया है कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हम लोग जो एग्जाम का पेपर है बच्चों, उसके खोपड़ी में छेद करना है और उसका औकात दिखा देना है कि तेरा औकात क्या है। तो इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट करते रहिए, मैं वो सारी चीजों को सुधारता रहूंगा, क्योंकि पीछे उतना मेरे पास नॉलेज नहीं था कि वीडियो कैसे लिया जाए, एडिटिंग कैसे किया जाए। धीरे धीरे सारी चीजों को जब मुझे को समझ में आ गया तो मैं आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट दे पा रहा हूं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर जो हमारी क्लासेस चल रही है वो रेगुलर चलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।